मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ। ठीक है, इत्फाकन आपके सामने ऐसा आदमी खड़ा जो किसान भी है, एक सिपाही भी है, एक एडवोकेट भी है। मैं पहले किसान पैदा हुआ हूँ, एयरफोर्स के अंदर 17 साल नौकरी की है, उसके बाद भी पिछले 23 साल से वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट का हूँ। वो भी आपके सामने वो आदमी खड़ा हुआ है, को कागजी नहीं है। तो मैं पूरा इत्फाकन में एयरफोर्स में होने ना पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चापा, मणिपुर, मेघालय, जो ये चाइना ऑक्साइड जो ये कहते हैं कब्जा कर लिया, वहां से लेकर यहाँ तक का पूरा मैप खींच सकता हूँ मैं। अब इसमें ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर की रैली देखो, सबके मोबाइल के अंदर दुनिया भर की सोशल मीडिया पर आई हुई होंगी। उसमें से एक ट्रैक्टर भी दिखा दो जो 10 साल पुराना हो। सब के सब ब्रांड न्यू ट्रैक्टर हैं। कहां से, अगर किसान गरीब है तो ट्रैक्टर कहां से आ गया? वो कहते हैं वो 1 लाख ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। वो ट्रैक्टर जो है, और उनके ऊपर भाई साहब 2-2, 3-3 लाख के म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी मेरा ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो। ठीक है, और उसके फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। 60 लाख की कार के पीछे वाला ट्रॉली घिस रहा है उसको, बंदे को। इसका मतलब उसके बंदे पास कितने पैसे होंगे? ठीक है, मेरे पास में जो है एक गाड़ी है, उसको मैं 2 बार दिन में साफ करता हूं, और वो फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली डाल रखी उसने। क्या वो किसान है और वो गरीब है? हैं? और पंजाब और हरियाणा में अब गरीबी मेरे को समझ में नहीं आ रही। किसी भी घर में जाके देख लो, 2014 के अंदर जिसके मोटरसाइकिल थी उसमें कार आ गई, छोटी कार थी एसयूवी आ गई। किसी भी हरियाणा पंजाब के किसी भी, मैं गांव में रहने, गांव मेरा बेस है, मैं मेरे ख्याल में हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते के अंदर मैं गांव में जाता हूँ, रह के आता हूँ वहाँ पे। मेरे को मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं हरियाणा किसान, बेसिकली किसान भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई हवा के कागजी किसान नहीं हूँ मैं, कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ग्राउंड की रियलिटी में बात कर रहा हूँ। पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इसलिए मैंने तीनों कानून पढ़े हुए हैं। तीनों कानून अगर वो बन जाते ना, हिंदुस्तान के किसान को पता नहीं कहाँ पहुँचा देती। उस कानून के अंदर ऐसा था कि कॉर्पोरेट भी या जो भी कंबाइंड वो करते। आज के दिन मेरे पड़ोसी ने गेहूं बो दिया, मेरे पड़ोसी ने सरसों बो दी, उसका इतना बढ़िया फसल होगी, अगले दिन मैंने भी बोल दिया। यहाँ पे लोग जो ना चलन देख के फसल बोते हैं, जबकि अगर वो कॉर्पोरेट लार्जर स्केल में होगी तो उसके अंदर ये देखा जाएगा, उनके पास रिसर्च टीम होगी। रिसर्च टीम होगी, वो ये देखेगी इजराइल में किस चीज़ की जरूरत है, यूक्रेन में किस चीज़ की जरूरत है, टर्की में किस चीज़ की जरूरत है, यूएसए में किस चीज़ की जरूरत है, यूके में किस चीज़ की जरूरत है। वो मार्केटिंग सर्वे करेंगे, वहां पे किस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ बोएंगे। ठीक है, आज के दिन हरियाणा और किसानों ने, दे आर द, एक तरह से मैं देखो, मैं बहुत हार्श वर्ड बोल रहा हूं, दे आर द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल बोल रहा हूं, और कारण बताऊंगा क्यों। मैं कोई भी मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मैं कॉन्शियस के साथ बोलता हूं। वहां पे कैन यू बिलीव इट, बथुआ और जो खरपतवार हो उसको भी जलाने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं। उन्होंने जमीन को जहर बना दिया है। वो क्रिमिनल अपने भी परिवार के क्रिमिनल हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हर तीसरा आदमी कैंसरस है। आपको पता है? पंजाब के अंदर जाके देखो, कैंसर से वो चल रहा है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? उन्होंने अगले आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं वो ये करके। जहां पर 30 मन गेहूं होता था वहां 50 मन गेहूं करके, क्या साला, जहां पर 4 कट्टे खाद के डाल रहे हैं वो 8 कट्टे डाल रहे हैं। आप आने वाली जनरेशन को भी बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अगर जो ना वो दूसरे वाला जो मैं कह रहा हूं, जो सर्वे करके वो फिरते, तो वो इजराइल में या रसिया में या कनाडा में उसमें जो गेहूं जाने वाला, तो वो इतनी खाद वाला नहीं लेंगे वो लोग, वो बाकायदा टेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको जो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ती। ठीक है, उससे आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए और आपके लिए, जमीन के लिए बहुत ही हेल्दी होता। वो इतनी कमाल की चीज थी, जिसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा, किसान जो भी एजिटेटर थे उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। उन 3 कानूनों को वापस करवा गए। ये मेरे लिए पर्सनल दुख की बात है, पीड़ा की बात है। चलिए साहब, आपकी बात सही है। आपने कहा कि एमएसपी में इतना बड़ा पंगा है कि अगर सरकार लागू कर दे इसको, कोई भी सरकार नहीं ला सकती। वो राहुल गांधी ने आज बोला है कि हम एमएसपी गारंटी दे रहे। अब मैं क्या बताऊं, उस प्रभु कहां से उसको ज्ञान आता मुझे नहीं पता। वो मेरे को एक बार सामने बता दो कैसे एमएसपी को लागू कर देंगे। लागत उसको, उसके बड़े बड़े कपिल सिब्बल बड़े ज्ञाता है, मेरे सामने बैठ के बता दे अब वो एमएसपी को लागू कैसे कर देंगे, गारंटी को कानून में कैसे ला देंगे। बात किसानों की समझ में क्यों नहीं आती? दाऊ देवीलाल ने एक चीज कही थी बहुत बढ़िया, बोलता इनको समझा नहीं सकते, इनको बहका सकते हो। और इनको अभी बहकाया हुआ है, तो इनको समझा नहीं सकते आप। सरकार ने बहका रखा है? नहीं, जो सरकार नहीं, जो अपोजिशन। अच्छा,
ठीक है। और बड़े बड़े जो कुछ मालूम है, पंजाब में हरियाणा में एक चौधर बनेगी, खास करके जाटों के अंदर एक खुनक होती है, चौधर चमकनी चाहिए, मेरा झंडा ऊपर आना, मेरी पगड़ी सब जो ऊपर रहनी चाहिए, उसके बाद में भाड़ में जाओ जो रे। ठीक है। उनके पास में इतनी कैपेसिटी, इतना पैसा उनके पास है, वो 100 आदमियों को 10 ट्रैक्टर इकट्ठे करके, उन्हें 100 आदमियों को इकट्ठे करके 6 महीने यहाँ पर बॉर्डर बैठा खिला सकते हैं। जो आप क्या सोच रहे थे, जो बॉर्डर बैठे सारे किसान दे रहा है उसके लिए थे, उसमें मैक्सिमम ऐसे थे, मैं जानता हूँ रोहतक हरियाणा सोनीपत से, रोहतक सोनीपत जर्जर से था, जो गांव के मोस्ट डिफाल्टर लोग थे, मेरे गांव से, मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मोस्ट डिफाल्टर लोग थे, वो जो है ना वहाँ पे जो है ना बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे। अब ये कह रहे हैं 750 किसान शहीद हो गए। एक को तो मैं जानता हूँ जो कि शाम को शराब पी करके बहादुरगढ़ नाले के अंदर स्लिप कर गया, क्योंकि इतनी पीली उसको होश नहीं रहा, वो नाले के अंदर स्लिप हुआ है, उसके अंदर से उसको निकाला नीचे, तो जो उसकी जो ना काली मुर्गी बनी हुई थी, ठीक है, गंदे नाले में पड़ा हुआ था, वो निकाला, उसको पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम जाके पढ़ लो, उसका जो है ना वो डूबने से मरा है। शराब उसके बॉडी के अंदर पूरी की पूरी थी। अब वो भी शहीदों की कैटेगरी में डाल दी, तो भाई मुझे समझ नहीं आता, फिर शहीद जो बेचारे बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रही है, तो उनके लिए भी गाली है। अगर इन लोगों को भी शहीद कहा जाएगा, है भाई, फौज ने, अरे हिंदुस्तान का जहां से 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा फहराता ना, वहां के ऊपर वहां पे जो ना खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। लेकिन दिल्ली के होम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सख्त आदेश थे कि किसी भी किसान, नाम क्योंकि चाहे वो किसान हो या ना हो, लेकिन नाम तो किसान का चल रहा है ना, कि उसको डंडा भी नहीं मारना है। तो क्या लग रहा है आपने देखा होगा कि कितनी वो उसकी जो लाल किले के चारों तरफ जो कितनी गाड़ी 20-20 फुट 25-25 पुरानी डिच है, उसके अंदर सिपाही जो ना पुलिस के, फौज इसके जो ना दिल्ली पुलिस के सिपाही बेचारे जंप कर करके अपनी जान बचाई है, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर डंडा नहीं उठाया। और फिर ये कह रहे हैं कि किसान मरवा दिए 750। अपनी आंखों पर विश्वास करो, अपने दिमाग पर विश्वास करो, परमात्मा ने दिया है, किसी गधे पे विश्वास मत करो। क्या लग रहा है कि ये वास्तविक आंदोलन है, एक सुनियोजित आंदोलन? ये तो पॉलिटिकल है, मैं बता रहा हूँ ना। सबसे पहले जो पंजाब से चला था ये, उसकी लिस्ट उठा के देख लो, 18 ऑर्गेनाइजेशन चली थी, 17 कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट आपको हर किसी को पता है, वो इस हिंदुस्तान बेड़ा गर्क हो जाए, उनकी रोटी चलती है खूंटा ठोकने से, ठीक है ना। उन्होंने खूंटा ठोकने में मजा आता। कितनी फैक्ट्रियां बंद करवा दी उन्होंने, कितने बर्बाद करी उनको, लेकिन बेचारों को, गरीबों को उनको पता नहीं रहता, जो मजदूर उनको पता नहीं रहता है, ठीक है ना। उसको तो 17 चले थे। एक 18वीं जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आड़तियों का प्रधान, जबकि वो तीनों कानून आड़तियों के खिलाफ थे। सोचो, 17 कम्युनिस्ट, 18वीं जो है ना पंजाब मंडियों के अध्यक्ष, 18 ऑर्गेनाइजेशन थी, 18 के 18 को ना तो किसानों से कोई लेना देना था और ना ही उससे देश से कोई लेना देना है, ठीक है। और शुरू में जब ये मांगी, उस टाइम पे एमएसपी 3 कानून का कोई लेना देना, उस टाइम एमएस की बात चली थी। हमारे हरियाणा में एक चुटकुला कहते हैं, बहुत अमेजिंग, इससे कंसर्न है। एक दादा और पोता जो मेले में चले गए, पोता रोने लगा, बोला क्या है, एक छोटी मटकी जिसको हमारे हरियाणा में कुलिया बोलते हैं, ठीक है, बोलता ये लूंगा, 5 पैसे की थी, दादा ने जो ना 5 पैसे फटाक से दिलवा दी। अब जैसे ही कुलिया मिली वो फिर रोने लग गया, तो दादा बोला भाई अब क्यों रोया, बोला ये ऊँट लूंगा। अब किसान आदमी, किसान के लिए जो ना पशु जो ना वो होता धन होता है, उन्हें वो भी खरीद दिया भाई, चलो एक फसल बाएंगे उसके बाद फिर बेच देंगे उन्हें। अब जैसे ही ऊँट खरीदा और उसके हाथ में आया, वो फिर रोने लग गया, बोलता भाई अब क्यों रोया, बोल रहा इस ऊँट को इस कुलिया में डाल, नहीं तो रोऊंगा। एग्जैक्टली जो 3 कानूनों का जो सिस्टम हुआ था, वो जो इकट्ठे होते यहाँ आते आते वो उन्होंने कुलियां भी मिल गई, उनको ऊँट भी मिल गया। लास्ट में बोले, आपने देखा होगा ना, जब उन्होंने कह दिया भाई तुम्हारा एसडीएम नहीं होने वाला, ठीक है भाई तुम कोर्ट भी सील कोर्ट ले। अगली मीटिंग के अंदर सारे के सारे आपने देखा होगा बोर्ड लेके बैठ गए, चुप भाई, आप मीटिंग में आए हो तो वार्तालाप करेंगे ना आप लोगों ने। मैं इसमें कोई भी चीज झूठ बोलता हूँ अगेंस्ट द फैक्ट बता देना। उन्होंने बोर्ड लगा लिया अपने सामने कि नहीं, लिखा हुआ था तीनों कानून वापस करें हम, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक। तो वो उनको अब क्या आ गया, ये ऊंट को कुलिया में डालो नहीं तो रोऊंगा, और वो पॉसिबल है नहीं। तो समाधान क्या है साहब? किसानों को जो ये समस्याएं लेकर के आए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये लोग सब अमीर किसान हैं, चलो मान लेते हैं अमीर है, मान लेते हैं, दे रहा भाई। लेकिन एडवोकेट साहब ये बात तो उन गरीब किसानों की भी कर रहे हैं ना, जिनका कर्जा माफ होना चाहिए, जिनको होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? अच्छा, जब सरकार वादा क्यों करती है? मेरी बात सुनो, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, ठीक है, इत्फाकन आपके सामने ऐसा आदमी खड़ा जो किसान भी है, एक सिपाही भी है, एक एडवोकेट भी है। मैं पहले किसान पैदा हुआ हूँ, एयरफोर्स के अंदर 17 साल नौकरी की है, उसके बाद पिछले 23 साल से वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट का हूँ वो भी,
आपके सामने वो आदमी खड़ा हुआ है, को कागजी नहीं है, तो मुझे मैं पूरा इत्फाकन में एयरफोर्स में होने ना पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चापा मणिपुर मेघालय जो ये चाइना ऑक्साइड जो ये कहते हैं कब्जा कर लिया वहां से लेकर यहाँ तक का पूरा मैप खींच सकता हूँ मैं। चलिए एडवोकेट साहब मान लेते हैं तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो महाराष्ट्र है और गुजरात है और इसमें मध्य प्रदेश कुछ एरिया जो है, उस एरिया के किसानों के लिए हम कह सकते हैं कि उनका कर्जा माफ होना चाहिए। लेकिन हरियाणा और पंजाब का किसान अगर कोई कहता है, हाँ अगर ओलेवर्ती हो जाती है, आई एग्री विद इट। उसके अलावा हरियाणा और पंजाब का तो बिल्कुल ही खास करके नहीं, इसलिए उसका नाम पंजाब है। 5 नदियां बहती, उसको इतना खोदो तो पानी आता है, मीठा पानी आता है भैया। भेदभाव नहीं होगा, है क्या भेदभाव नहीं होगा? अगर कर्जा माफ, आप महाराष्ट्र की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनी, उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई आप अमीर हैं और ये बेचारे गरीब हैं, नहीं, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस तो होंगी ना। एग्जैक्टली ये तो कुछ नहीं, बोला सरकार है, बोला बिजली माफ क्यों माफ कर दें भाई, कर्जा माफ कर दे क्यों कर दें? अरे मुझे पता है, कर्जा लेकर के जिस दिन आते हैं इंटेंशन से इससे आते कि ये खाना है, और उसके बाद नियत नहीं होती भी। खास करके जो आदमी लोन लेता है ना, मैक्सिमम हरियाणा और पंजाब के अंदर, वो देने की नीयत से लोन लेता ही नहीं है। मुझे पता है, मैं बचपन से देखा हुआ था, एक ने लोन लिया, बोला लोन मिल रहा ऊंट रेड़ेगा। वो बंदा रेडा किसी का खड़ा किया, एक दूसरे गांव से ऊंट लेके आया, उसको दिखाया, फोटो खिंचवाए, लोन ले लिया, ऊंट उसका वापिस कर, रेडा उसका वापिस कर, पैसे खा गया। ये तो मैंने अपनी जिंदगी के जो नहीं है। तो उस बंदे का फिर कल को लोन माफ करो, ये मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। कल बैसाखी है भैया, तो जो मांग लेकर के आ रहे हैं उसमें गलत क्या है? मांग ठीक कौन सी है? एमएसपी की मांग कर रहे हैं, किसान के कर्जा माफी के बाद। आपको समझना एमएसपी क्या होती है? हाँ समझाइए। एमएसपी अगर जिसने कहते हैं कि वो जो ना एक्ट के अंदर लेके आओ, ठीक है, एक्ट में कानून उसमें एक्ट में डालो। अगर वो एक्ट आ गया, 1 मिनट मान के चल लिया, वो एमएसपी गारंटी दे दी 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से दे दिया, फिर पूरा हरियाणा अच्छा उसका एमएसपी में क्या है कि एक एक दाना गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वो कानूनन हो जाएगा। उसके लिए कोई वो नहीं है, माले पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के सब ने गेहूं 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 बो दिए, ठीक है, 1 मिनट रुकें, कोई बात नहीं, गेहूं गेहूं बो दिए, ठीक है। और अब कानून ये कहता है कि सरकार को एक दाना खरीदना है। भैया सरकार के पास में अभी ही जो ना जो जरूरत होगी उतना है तो खरीदेगी। अगर कानून बना दे एक दाना खरीदेगा, कहाँ रखेंगे? पहली बात, आज के दिन भी एमएसपी जो अगर किसान गांव के बैकग्राउंड में जानने वाले लोग हैं, जो गेहूं की खरीद होती है, धान की खरीद होती है ना, उसके बाद में एफसीआई गोदाम से बाहर मंडी के अंदर तिरपाल ढक करके डाल के रखते हैं। वो कई महीने तक वो बरसात आ जाती है ऊपर, इसके बाद में वो सड़ जाते हैं गेहूं। 1/4 गेहूं जो ना सड़ जाता है विदाउट शॉर्टेज ऑफ उसके बने, और फिर उसका यूज कहाँ होगा? सबसे बड़ी बात है। और जब सारी की सारा एक दाना अगर गवर्नमेंट ने खरीद लिया, पूरा पैसा था आपने गेहूं खरीदने में लगा दिया, फिर फौज की सैलरी, पूरे जो डेवलपमेंट में ये रोड बनने लग रहे हैं, ये हवाई अड्डे बनने लग रहे हैं नए, ये कहां से बनाओगे? एक ही चीज में आपने दे दिया, पैसे कहां से लाओगे भाई? कॉमन दिमाग सोचो ना। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे को 100 रुपए अपने एक बेटे को दे दिए, मेरे 4 बेटे हैं, एक काम के लिए कहां से लाऊंगा उनको? उसकी सैलरी, फौज की भी सैलरी कहां से लगाओगे? फौज के लिए हथियार कहां से खरीद के लेके आओगे? जो हिंदुस्तान के अंदर जो तेजस एयरक्राफ्ट बनाने लग रहे हैं, ये 50,000 करोड़ पिछले 28 फरवरी को, पिछले 2021 की फरवरी में दिए 50,000 करोड़ एचएएल को, कि 3 स्क्वाड्रन तेजस हिंदुस्तान के बने हुए हवाई जहाज बन रहे, 50,000 करोड़ 2 स्क्वाड्रन और रेज करने के लिए दिए हैं। वो पैसे कहां से लेकर आओगे? ये अदरवाइज मैं नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन जो मोदी की जो सोच है, देश को हर चीज को भव्य बनाना, हर चीज हिंदुस्तान की बनी हुई हो, उसके बनाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। आप उसको सारा का सारा पैसे गेहूं बोने वाले सारे किसानों को दे दिया, इसको मेंटेन कैसे करोगे? इस मेट्रो को, रेल को, हवाई अड्डों को, इनको मेंटेनेंस करे सारे टूटे फूटे गड्ढे पर चलोगे? क्या बात कर रहे हो यार? हैज यूज योर कॉमन सेंस। सोचा इस एंगल से नहीं, बस उठा लिया झंडा,